तो बच्चों कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पर और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है। मुझे लग रहा है आप लोगों को जो है आवाज आ रहा है। चलिए, सॉरी फॉर दैट, कुछ टेक्निकल इशू हुआ था। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों अराइल हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं। ये अराइल हैलाइड ऐसे ही नहीं लिखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिछले 10 सालों में भर भर के क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। बच्चों आप इतना सा याद रखिए, इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड का ब्रेकअप कराना आसान नहीं है। तो यहां पर टेम्परेचर को हाई रखना पड़ता है और सीएल हटाकर यहां पर अगर आप बात करें तो क्या लग जाएगा, OH। तो बच्चों यहां पर सीएल हटाकर जो है हमने ग्रुप लगा दिया है OH। अब बच्चों इंटरमीडिएट के बारे में अगर आप यहां पर डिस्कस करेंगे तो साहब इंटरमीडिएट रिएक्शन के अंदर बन रहा है एनाइन और इस एनाइन को स्टेबल करता है इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप जुड़ेंगे रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। तो बच्चों यहां पर आपको मैं इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि ये हेलोजन जब एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली ग्रुप अटैच कनेक्टेड रहेगा और जब ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहेगा, दिस इज अल्काइल हैलाइड एंड दिस इज अराइल हैलाइड। तो बच्चों अराइल हैलाइड को आप ये कह दो ये इनडायरेक्ट एनएसआर देता है और ये डायरेक्ट एनएसआर देता है, या कार्बन हेलोजन में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इसका रेट ज्यादा होता है और इसका रेट कम होता है। और यहां पर अगर हम बात करें इंटरमीडिएट अनाइन बनता है और जितना स्टेबल अनाइन बनेगा बच्चों रिएक्शन का रेट जो है उतना ही ज्यादा होगा। तो बच्चों अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में बात करें। तो अगले पॉइंट्स के बारे में बात करें बच्चों, क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन के बारे में अगर बात करें तो बच्चों ये ESR रिएक्शन देता है। इस रिंग में अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है तो ध्यान दीजिएगा आपको ऑर्थो पैरा पर जोड़ना है। जब भी इस रिंग के अंदर आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है आपको ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जोड़ना है। तो यहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया भाई साहब, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन का जो ये क्वेश्चन है बच्चों, एज इट इज नीट एग्जाम के अंदर, मेडिकल एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर जो है इलेक्ट्रोफाइल आपको कहां जोड़ना है। और एनसीईआरटी का संबंध इतना सा है कि वो डायरेक्ट जो है नीट एग्जाम यहां से क्वेश्चन उठाता है और आपके पेपर में दे देता है। तो भाई साहब 17 जुलाई के पेपर में भी यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसी के बारे में यहाँ पर जो है चर्चाएं जोरों शोरों से हो रही है और उसी के बारे में बच्चों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। वुड्स रिएक्शन। अब बच्चों यहाँ पर हम जनरली इंटेक्स वाले क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। SN2 रिएक्शन, ये क्वेश्चन बच्चों अगर आपने छोड़ दिए तो बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SN2 रिएक्शन बच्चों स्टेरिक रिपल्शन पे डिपेंड करता है। इन दोनों में स्टेरिक रिपल्शन सेकेंडरी हैलाइड में ज्यादा है तो फर्स्ट का रेट ज्यादा होगा। इन दोनों में बात करें टर्शरी हैलाइड तो SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है, इसलिए इसका SN2 का रेट ज्यादा होगा। ये प्राइमरी हैलाइड है, ये प्राइमरी हैलाइड है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा और ये बीटा। बच्चों बीटा कार्बन पर अगर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाता है तो SN2 का रेट कम हो जाता है। तो यहाँ बल्कि ग्रुप थोड़ा पास आया इसलिए इसका रेट जो है ज्यादा हो जाएगा। और बच्चों SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे नीट एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर भी यही से आएगा, ध्यान रखना। बोल दिया तो बोल दिया, अगर SN1 से क्वेश्चन आएगा तो ये वाले क्वेश्चन और जो लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे वो उठकर वहां पर आएंगे एग्जाम में। बच्चों यहाँ पर केडाइन का स्टेबिलिटी हम देखते हैं, यहाँ पर बनने वाला केडाइन टर्शरी कार्बोकेटाइन है तो इसका रेट ज्यादा होगा। यहाँ पर भी केडाइन का स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग रेट इसका ज्यादा होगा। अगेन मैंने आपको बोला था इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा गया है। Mg डाला तो यहाँ पर इन दोनों रिंग और Br के बीच में Mg आ जाएगा, MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा और उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन करके साहब यहाँ पर इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाने वाला। अब एक बार आपके एग्जाम में जो है
डीडीटी के बारे में पूछ लिया गया, नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम के बारे में बात करें तो डीडीटी बच्चों ईएसआर का पार्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट कैसे है, जब आप क्लोरल का रिएक्शन, एग्जाम के अंदर एआईपीएमटी में जो क्वेश्चन पूछा गया, जब आप क्लोरल का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ एसिडिक मीडियम में करा देते हैं तो साहब ईएसआर हो जाता है, और ईएसआर होने के बाद जो है इस वाली करीना पर जो है दोनों रिंग आकर जुड़ जाती है। तो ये दो क्लोरीन वाली जो बेंजीन रिंग है, क्लोरोबेंजीन आकर जुड़ जाती है, और यहां पर इसे बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डीडीटी फॉर्मेशन। तो बच्चों यहां पर हमने बात करी इस एनसीईआरटी सीरीज में पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करी। पहले चैप्टर के बारे में बच्चों जो एग्जाम के अंदर यहां से पूछा गया, इस चैप्टर में से एक तो पूछा गया फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, दूसरा बच्चों यहां पर पूछा गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिए हैं। अब हम इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद बच्चों यहां पर जो पूछा गया वो ईएसआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद बच्चों यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, मतलब मेटल वाला रिएक्शन। और इसके बाद बच्चों यहां पर SN1, SN2 और एलिमिनेशन और इनडायरेक्ट NSR। जब भी बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा गया, इसी टॉपिक के ऊपर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब जब इसी टॉपिक के ऊपर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या पूछा गया है। तो चलिए उन क्वेश्चंस पर आते हैं हम, और वो क्वेश्चंस क्या थे ये देखिएगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या पूछे गए इसके बारे में, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए। सबसे पहले बच्चों पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया एआईपीएमटी 2007 के अंदर कि I-Cl-Br- में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पहले चर्चा कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहां पर पहले डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो साहब यहां पर पूछा गया कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे बच्चों तो साइज बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ता है तो I- का साइज बढ़ा, फिर उसके बाद Br- और फिर उसके बाद बच्चों Cl- और साइज बढ़ने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। बच्चों अगला क्वेश्चन जो यहां पर पूछा गया SN2 रिएक्शन से रिलेटेड। अब आप देख सकते हैं बच्चों, जिन बच्चों को ये दिखाई नहीं दे रहा है उनके लिए मैंने स्क्रीन को बड़ा कर दिया है। अब SN2 रिएक्शन से रिलेटेड ये एग्जाम्पल बच्चों जो मैंने आपको अभी इन टेक्स्ट में बताए हैं, ये वही एग्जाम्पल है एज इट इज, वहां से उठाकर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है कि साहब ये पूछ रहा है SN2 रिएक्शन जो है हाईएस्ट रेट किसका होगा, स्टेरिक रिपल्शन पे डिपेंड करता है। और जहां पर स्टेरिक रिपल्शन सबसे कम होगा, तो यहां पर अगर हम बात करें बच्चों इस वाले क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाए, तो यहां पर बड़ा ग्रुप है, यहां पर भी बड़ा ग्रुप है, और इन दोनों में अगर बात करें दोनों ही हैलाइड हैं, मगर यहां पर एक हल्की ग्रुप है, इसीलिए इसका SN2 का रेट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चों एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को बनाया जाता है और एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो हमें स्ट्रिक्टली जो है एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। बच्चों मैं आपको बता रहा था कि आपका एग्जाम ये भी पूछ लेता है कि कौन सा एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एआईपीएमटी 2008 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, which of the following is the example of nucleophilic substitution reaction। बच्चों सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब न्यूक्लियोफाइल कर दे। और सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन में बच्चों RX है, इस RX को अगर KOH के साथ रिएक्ट कराया जाए तो बच्चों यहां पर X हटकर OH लग रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, और ये रिप्लेसमेंट का पाप बच्चों OH- ने करा है। OH- न्यूक्लियोफाइल है,
तो दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों मैंने आपको बोला था कि ये एग्जाम्पल जो है, इससे पहले जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें मैंने आपको एनसीईआरटी में बोला था कि साहब लास्ट वाले लेक्चर में आप देखिएगा कि ये भाई साहब एग्जाम में पूछा गया है। तो 2010 में एआईपीएमटी एग्जाम में वो एग्जाम्पल पूछा गया, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN1। SN1 के लिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका होगा? तो साहब SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखते हैं। और अगर आप याद कीजिए, मैंने जो है लास्ट लेक्चर में फोटो बनाकर भी बताया था कि ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों ये फोटो आपको दे दिया गया और ये BR यहाँ पर लगा दिया गया। जैसे यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, टूटने के बाद बच्चा यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा और जितना स्टेबल कैटाइन बनेगा SN1 का रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। तो दिस इज द 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर लिया है। तो बच्चों यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं एनसीईआरटी और नीट एग्जाम, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, मगर मैं आप लोगों को ये आगाह कर रहा हूँ कि अगर ये चैप्टर आपका कंप्लीट है तो कहीं ये क्वेश्चंस आप लोगों से छूट नहीं गए हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। बच्चों यहां पर मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जब कार्बन हैलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर पर साहब इनडायरेक्ट NSR यहां पर पूछा जाएगा। तो ये NSR है इनडायरेक्ट, ये भी इनडायरेक्ट NSR है, और यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये डायरेक्ट NSR है, ये डायरेक्ट NSR है। तो साहब ये क्रिस्टल क्लियर बात है, डायरेक्ट NSR फास्ट होता है ये इनडायरेक्ट से। तो ये तो क्लियर बात है बच्चों, 4 और 3 का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 एंड 2। 4 और 3 का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 एंड 2। और बच्चों यहां पर इंटरमीडिएट अभी मैंने आपको बताया था क्या बनता है साहब, एनाइन बनता है, और जितना स्टेबल एनाइन बनेगा रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। तो सेकंड वाले का रेट जो है ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला। ये तो इन दोनों में हमने बात कर ली कि सेकंड वाले का रेट ज्यादा होगा फर्स्ट वाला। अब फोर्थ और थर्ड में बच्चों टर्सरी हैलाइड SN1 रिएक्शन फास्ट देता है, इस वजह से थर्ड का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फोर्थ वाला। तो दिस इज द आंसर 3 4 2 1। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। और जब बात कर रहे हैं तो बात इतनी सी है, फिर मैं आपको कह रहा हूं कि एनसीईआरटी और नीट एग्जाम का संबंध क्या है। बच्चों अभी मैंने फिर आपको बताया था कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बच्चों आप लोगों को मुझे इसका आंसर बताना है कि आपको कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नजर आ रहा है। तीनों में से कौन सी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? तो भाई साहब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों यहां पर आप देखिए, ये BR यहां से हटाया और ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर लगाया, रिप्लेसमेंट करा। सर रिप्लेसमेंट निमोनिया ने करा, मतलब अमोनिया ने करा, अमोनिया के पास लल्ला लोन पेयर है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो दिस इज नोन एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों अगेन कई बार बच्चों का क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाता है, उनका डाउट आता है सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सा NSR है। अरे भाई रिप्लेसमेंट हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन है, अगर रिप्लेसमेंट न्यूक्लियोफाइल कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दिमाग ही नहीं लगाना है। अगेन बच्चों इनडायरेक्ट NSR से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ नहीं बोला कि SN1 बताओ SN2 बताओ, उसने बोला बुद्धि लगाओ। तो सारे बुद्धि प्रकाश ये बताओ कि यहाँ पर कार्बन हैलोजन में कौन सा कैरेक्टर है डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन हैलोजन में कौन सा कैरेक्टर है डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन हैलोजन में कौन सा कैरेक्टर है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन हैलोजन में कौन सा कैरेक्टर है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने पर क्रिस्टल क्लियर बात आती है बच्चों, इनडायरेक्ट NSR है और इंटरमीडिएट एनाइन बनता है, और एनाइन को स्टेबल इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप -N ग्रुप करते हैं, इसलिए सेकंड का रेट जो है वो ज्यादा रहेगा। अगेन बच्चों अगेन क्वेश्चन इज दैट कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया
रिएक्टेंट भी दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया, पूछा गया SN1 है SN2 है। भाई आपको दिमाग नहीं लगाना, उसने बना दिया है, प्रोडक्ट बना दिया, मतलब रिएक्शन हो चुका है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। प्रोडक्ट बना दिया मतलब रिएक्शन हो चुका है, या तो कांड 2 ने करा या कांड 1 ने करा। बच्चों अगर रीअरेंजमेंट होता तो वो SN1 होता, अगर बच्चों यहाँ के डाइन बनता और पड़ोस में जाकर रिप्लेसमेंट वाला कांड होता तो SN1 होता, मगर नहीं हुआ, यहीं पर आकर जुड़ा। मींस ये कौन सा से कांड हुआ, 2 जनों ने मिलकर करा। यहां पर भी Br जहां से हटा वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ा, यहां पर भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, मतलब यहां पर भी कांड 2 जनों ने करा और 2 जनों ने करा, तो ये भी रिएक्शन कौन सा है, SN2 रिएक्शन है। तो बच्चों यहां पर फर्स्ट सेकंड दोनों रिएक्शन जो है SN2 मैकेनिज्म फेवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। Which of the following compound will undergo racemization when hydrolyzed by the solution of KOH? बच्चों रेसिमिक मिक्सचर SN1 रिएक्शन में बनता है, ये तो मानते हो। अब जब रेसिमिक मिक्सचर SN1 रिएक्शन में बनता है तो कायरल सेंटर भी बनना चाहिए। अब यहां पर कायरल सेंटर के बारे में बात करें बच्चों, तो फोर्थ ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें चारों ग्रुप अलग अलग है, मतलब यहां पर न्यूक्लियोफाइल आने से कायरल सेंटर जनरेट होगा, और जनरेट होगा तो यहां पर साब रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रेसिमिक मिक्सचर बच्चों यहां पर जो बनेगा वो फोर्थ ऑप्शन में बनेगा। अगेन बच्चों रेसिमिक मिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है AIPMT 2015 में, SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर विल बी, भाई साहब ध्यान रखना कि रेसिमिक मिक्सचर जो है, रेसिमिक मिक्सचर के बारे में कमेंट आपको करना था। जितना रिएक्टेंट है उतना का उतना रेसिमिक नहीं बनता, मगर मेनली बनता रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है। अब देखो बेटा, नीट 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट यहां पर बनाकर दे दिया और आपसे पूछा क्या है। भाई साहब यहां से Br हटा, यहां से H हटा, डबल बॉन्ड बना दिया, साहब यहां तो जो है एलिमिनेशन हो चुका है, तो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पर अगर बात करें जहां पर Br हटा है वहां पर OH लग गया, साहब ये तो NSR हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सी के बारे में बात करें, डबल बॉन्ड को हटाकर बच्चों हेलोजन ग्रुप जुड़ गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया। स्टेटमेंट पढ़कर आंसर लगा देना आप लोग। अब आप देखो बच्चों, टॉपिक की ब्यूटी आप देख सकते हैं कि कैसे एनसीईआरटी में बच्चों सेम एग्जांपल वहां पर गिवन है। इस एग्जांपल में बच्चों Br हटाकर साइनाइड यहां पर जोड़ दिया है, काम रिप्लेसमेंट का हुआ है, और रिप्लेसमेंट का काम विदाउट रीअरेंजमेंट हुआ है, मतलब कांड 2 ने करा है, और 2 ने करा है तो रिएक्शन बच्चों SN2 है, और SN2 के लिए बच्चों एप्रोटिक सॉल्वेंट का जरूरत पड़ता है, तो दिस इज द एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बच्चों अभी मैंने आप लोगों को बताया था DDT, AIPMT 2009 में एनसीईआरटी से उठकर डायरेक्ट DDT का फॉर्मेशन आया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये तो नहीं है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो फर्स्ट विल बी द आंसर। तो बच्चों DDT का फॉर्मेशन अगर आपका फर्स्ट चैप्टर में मिसिंग चल रहा है फटाफट से देखिए, ESR का पार्ट है, जिस भी गुरुजी ने आपको पढ़ाया बहुत बेहतरीन पढ़ाया होगा, आप इतना सा ध्यान रखिए कि ESR वाले पोर्शन में DDT ढूंढकर आंसर लगा दीजिए। बच्चों सबसे पहले मैं सिर्फ ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। क्वेश्चन ये यहां पर गिवन है, हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट। यहां पर ये पूछ रहा है कि NSR सबसे स्लो कहां पे होगा, फाइनली ये है, यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने पर जो NSR का रेट होता है वो स्लो होता है, तो सबसे स्लो NSR जो है बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में होगा।
अब बच्चों मैंने आपको बोला था अब आप देखिए एग्जाम क्या पूछता है और हम क्या पढ़ते हैं, उसमें सिमिलैरिटी होना बहुत जरूरी है बच्चों। जो हम पढ़ते हैं और एग्जाम में जो पूछा जाता है, देखिए अब यहां पर अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन जो है HBr के बारे में हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कार्बोकैटाइन के स्टेबिलिटी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। बहुत सारे पापी बहुत सारी कक्षाओं में ये रख लेते हैं हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे, हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, फर्जी तरीके से याद तो रख लेते हैं मगर बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह का जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है खेल खत्म हो जाता है। कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना था और यहां पर आपको पता होना चाहिए कार्बोकैटाइन ए पर बनेगा या बी पर बनेगा। साहब ए पर कार्बोकैटाइन स्टेबल बनेगा, रज्जो स्टेबल बनेगा, और जहां पर कैटाइन स्टेबल बनेगा बच्चों वहां पर आकर Br जुड़ जाएगा और बगल वाले कार्बन पर H जुड़ जाएगा। तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में HBr वाला क्वेश्चन अगर आप बात करें तो कई बार पूछा गया है। सेम एग्जांपल पहले चैप्टर में दिया हुआ है तो वापस से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगेन बच्चों हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम 2008 के अंदर अगेन क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या था? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन बच्चों HBr के साथ कराना है। कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी देखना है, कार्बोकैटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल है या फिर बी पर ज्यादा स्टेबल है। दोनों जगह बच्चों आपको यहां पर बात करनी है। तो साहब कैटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा करें तो कैटाइन का स्टेबिलिटी जो रहेगा वो यहां पर ए पर बनेगा, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ता है तो बच्चों रीअरेंजमेंट भी होता है, यहां रीअरेंजमेंट भी होगा और यहां से रीअरेंज होकर बेटा पड़ोस में चला जाएगा, और जैसे ही पड़ोस में जाएगा यहां पर कार्बोकैटाइन बन जाएगा और इस कार्बोकैटाइन पर आकर Br ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। तो फर्स्ट विल बी द आंसर। अगेन ध्यान रखिए अगर किसी बच्चे का EAR बर्बाद हो गया है तो मान के चलिए बच्चों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, और जब क्वेश्चन आ चुका है तो एनसीईआरटी से उठकर आएगा। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए बच्चों। EAR के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगेन यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये फिर से 2007 के अंदर फिर से क्वेश्चन आया। HCl का रिएक्शन कार्बोकैटाइन बना और उस कार्बोकैटाइन के अकॉर्डिंग वहां पर बच्चों आकर जुड़ गया Cl। फिर से बच्चों यहां पर रिएक्शन आपने HBr के साथ करा, HBr यहां पर वापस आकर जुड़ गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगेन बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से एक और क्वेश्चन आपके लिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर आपका कमजोर है HBr HCl HI वाला तो ध्यान रखना बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, अब साहब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो इस टॉपिक में इसी साल नीट एग्जाम में बच्चों जो क्वेश्चन पूछा गया फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। HBr के साथ यदि पेरोक्साइड दिया रहे, यदि HBr के साथ पेरोक्साइड दिया रहे तो बच्चों FRAR सोचना
फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखना है, फ्री रेडिकल ए पर ज्यादा स्टेबल बनेगा तो बगल वाले पर बच्चों बीआर लगा देना और इस तरह से प्रोडक्ट बना देना। तो बच्चों 74 नंबर इस साल नीट में आ चुका है। ये मत सोचना कि अब नहीं आएगा भाई, इस साल क्यों आया, क्योंकि इंपॉर्टेंट था, तो अगले साल भी इसकी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। अगेन बच्चों फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये रहा पहला रिएक्शन HBr के साथ पेरोक्साइड दिया है, तो अगेन एनसीईआरटी से एज इट इज पुट आउट कराया है, तो आएगा तो आएगा। तो यहां पर अगर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इनडायरेक्ट एनएसआर, डायरेक्ट एनएसआर, या फिर क्वेश्चन बच्चों मेटल के साथ रिएक्शन का पूछा जा सकता है, जो कि पहले भी पूछा जा चुका है, और उसको मैंने बीच में जो है अभी आपको जब मैं क्वेश्चंस करा रहा था तो बोला था बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन आपके एग्जाम में, ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम में उठकर आई है। तो बच्चों ये रही वो लाइन और ये रहा साहब वो क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट आपको कराया एनसीईआरटी से, CS2Br, और यहां पर बच्चों Mg ईथर लिखा हुआ है, तो साहब यहां पर बन जाएगा ग्रिग्नार्ड, और इस ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन यदि वाटर के साथ कराए तो एसिड बेस रिएक्शन होकर टॉल्यूइन बन जाएगा। तो बच्चों एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि EAR और FRAR बहुत मजबूत आपका होना चाहिए। अगर EAR से क्वेश्चन आया बच्चों तो HBr HCl HI आएगा, हेलोजिनेशन आएगा, या फिर बच्चों यहां से अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया तो फिर डाइल्यूट H2SO4 आएगा। FRAR फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन, क्यों, क्योंकि पहले चैप्टर में लिखा था इसलिए लास्ट ईयर पूछ लिया गया, मतलब 21 में पूछ लिया गया। अब 21 के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में बच्चों आपका SN1 SN2 एलिमिनेशन और वो क्वेश्चन जो मैंने इंटेक्स वाले फॉर्म में जो है यहाँ पर कवर किए हैं वो आपके अच्छे से कवर होने चाहिए। अब बच्चों अगर आपके कोई सवाल है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में, कोई भी दुविधा आपकी चल रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और जो है तो बच्चों यहां पर हम सिर्फ इतना सा कर रहे हैं, यहां पर हम सिर्फ इतना सा कर रहे हैं कि इस साल नीट एग्जाम में बच्चों आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर एक एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, एनसीईआरटी सीरीज में हम वो पढ़ रहे हैं जिसमें नीट एग्जाम में क्या क्या आने वाला है 2022 में, बस इतना सा पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पढ़ रहे, तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों आज की इस कहानी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, 11 कब आएगा सर, थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो क्या सीरीज इनफ है? अगर बच्चों आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो जो मैं बता रहा हूँ ना उसका थ्योरी अच्छे से कर लो, काम हो जाएगा। ये बता रहा हूँ जो नीट एग्जाम में आने वाला है इस साल। मेरा नंबर, मेरा डायरेक्ट नंबर पे तो आप बात नहीं कर पाओगे, आप इस नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो कॉल करें, अदरवाइज व्हाट्सएप मैसेज कर दें, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने ज्यादा स्टूडेंट तक बच्चों जो इस साल नीट 2022 का एग्जाम देने जा रहे हैं, जितने ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए, क्योंकि हैलोजन डेरिवेटिव से इस साल नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। बोल दिया तो बोल दिया। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए DN ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।